नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई, आज की इस क्लास में हम रंगभूमि सीरीज का प्रैक्टिस सेट 25 डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। पहले क्वेश्चन हमसे बोला गया है, इफ द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16√2 + 16 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। भाई एक हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है, ये इसकी ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये बी है। तो इसका जो पैरामीटर आएगा वो क्या निकल के आएगा, 2a + b। और ये कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 16√2 + 16। और हमें बोला गया कि इसका एरिया क्या होगा। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है b/4 √4a² - b²। ये इसके एरिया का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि इस वाली चीज से जो ये वाली इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकाल नहीं सकते अलग अलग, कि ए क्या होगा बी क्या होगा। अगर ए और बी की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते तो हम यहाँ पे इनका एरिया भी नहीं निकाल सकते। तो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हमें दिया गया है कि ये जो ट्राइंगल है वो कौन सा होगा, इक्विलेटरल सॉरी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अगर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हम इसको नहीं मानते तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो ये आपकी ए साइड है, ये आपकी ए साइड है, और ये आपकी a√2 होगी। ये आप सबको पता है कि अगर आपका जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है और राइट एंगल है, तो ये एंगल 45, ये एंगल 45, तो ये वाली साइड a√2 होगी। अब यहाँ से अगर हम इसका पैरामीटर निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2a + a√2 बराबर कितना है भाई, 16√2 + 16। अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से √2a कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरे पास √2 + 1 बचेगा। यहाँ से मैं 16 कॉमन ले लेता हूँ तो ये √2 + 1 बचेगा। यहाँ से √2 + 1 से √2 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8√2। अगर इसका एरिया निकालने के लिए बात हो जाएगी तो कितना हो जाएगा भाई, 1/2 8√2 × 8√2 इसका एरिया आ जाएगा। और यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपकी प्रैक्टिस, आपको चीज़ों की समझ है कि अगर ऐसी कोई चीज़ दे रखी है तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल होगा हमारा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें समझना जरूरी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, ये वाला देखो। इस क्वेश्चन में से बोला गया है, ए लोन ऑफ रुपीज 8,000 फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज रिपेड बाई 2400 at the end of the first year, second year and third year. How much more money is to be paid to clear the entire loan at the end of the third year? भाई एक आदमी है, 8,000 रुपये का लोन लेता है। पहले साल 2400 चुकाता है, दूसरे साल भी 2400 चुकाता है, तीसरे साल भी 2400 चुकाता है, और इसके अलावा उसको कितना चुकाना होगा तीसरे साल में, ये हमसे पूछा गया। तो देखो भाई 8,000 रुपये था, 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब 1/20। तो मतलब एक साल के अंत में कितना बना है, 21/20। 21/20 का मतलब कितना बना, 21×4 = 8400। और पहले साल के अंत में आपने इसमें से कितने दे दिए, 2400। तो कितना बचा भी, 6000। 6000 बचा। अब इस 6000 में आपने फिर इसका 21/20 किया, क्योंकि फिर आप अगले साल के लिए ब्याज लोगे। तो यहाँ से कितना जाएगा, 6300। 6300 है, 6300 में से फिर आपने 2400 रुपये पे कर दिए, तो ये बना 3900। कितना बना भाई आपका, 3900। अब इस पर फिर आपने 21/20 लगाया, 21/20 लगाया तो आपका कितना हो जाएगा, 0। ये आपका बना 195। एक मिनट, ये आपका कितना बना भाई, 195 बना, 195। और ये टोटल कितना बना, 21×5 105 189 10 99 21 21, और ये बना आपका 19 40 4095 रुपये। 4095 में से 2400 तो आप तीसरे साल के अंत में भी दोगे। देखो पहले साल के अंत में ये दिए, दूसरे साल के अंत में ये दी, तीसरे साल के अंत में भी ये दिए। तो 4095 में से 2400 जाएगा तो कितना बचा भी आपका, 1695। तो तीसरे साल के अंत में हमने 2400 के अलावा और कितना एडिशनल पैसा दिया, तो 1695। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 1695 रुपये। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया, इन एन मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट स्टूडेंट स्कोर्स 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लॉसेस 0.5 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। स्टूडेंट अटेम्प्ट ऑल द 100 क्वेश्चंस एंड स्कोर 120 मार्क्स। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर्ड करेक्टली। देखो भाई टोटल क्वेश्चन कितने, 100। अगर वो सबके सही आंसर देता तो कितने नंबर मिलते, 200। अगर वो सबके गलत आंसर देता तो उसको कितने मिलते, -1/2 जाता है 1 पे, तो 100 पे कितना जाएगा, -50 नंबर उसको मिलते। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके नंबर कितने आए, तो इसके नंबर आए 120। अब यहाँ पे हम एलिगेशन लगा लेते हैं। अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा 80 आएगा, और यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 120 50 से 170। मतलब यहाँ पे जो इनका रेशियो निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 17:8 का। 17:8 का मतलब क्या हुआ कि 25 की वैल्यू है 100, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 100 थे।
तो 17 चौको 68, 68 क्वेश्चन तो इसने सही किए और 8 चौक 32, 32 क्वेश्चन उसने गलत किए। तो हमसे पूछा गया कि सही पर्सन कितने, तो सही कितने 68। तो एक तो हमारी ये तरीका है एलिगेशन से हम कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका है बेसिक से। हम मान लो कि इसके एक्स क्वेश्चन सही हुए, एक्स क्वेश्चन सही हुए, एक क्वेश्चन पे कितने नंबर मिलने हैं 2, माइनस 1/2 एक क्वेश्चन पे कटना है, तो 100 में से एक्स तो सही किए और इतने क्वेश्चन गलत किए और ये सब मिलके कितने हो गए 120, 120 नंबर आ गए। भाई एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिला तो टोटल इतने नंबर मिले, इसमें से कटे कितने, माइनस में कितने हुए, एक क्वेश्चन का 1/2 कटा है, इतने क्वेश्चन उसने माइनस गलत किए क्योंकि टोटल 100 थे, 100 में से एक्स सही तो इतने गलत, और ये बराबर किसके हैं 120 के। तो यहाँ से भी आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, ये वाला। इस क्वेश्चन में से बोला गया था प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज बाय 50%। ठीक है भाई, जो रॉ मटेरियल की पहले कॉस्ट थी वो थी 100, अब जो नई कॉस्ट आ गई वो आ गई 115। आगे हमसे बोला गया था लेबर कॉस्ट विच वाज 25% ऑफ द रॉ मटेरियल। अगर हम लेबर कॉस्ट की बात करें तो 25% है, मतलब ये यहाँ पे कितनी रही होगी 25, हैज नाउ बिकम 30% ऑफ द रॉ मटेरियल कॉस्ट। अब ये इसका 30% होगा। अगर मैं इसका 30%, देखो ये यहाँ पे पहले टोटल कितना हुआ 125, अभी कितना हो जाएगा 115 और इसका 13/10, तो कितना हो जाएगा भाई 13 पंजे 65, 6 143 और 6 149, 149.5। पहले आपका 125 रुपये लग रहा था, अब आपका 149 रुपये लग रहा है। हमसे बोला गया व्हाट परसेंटेज शुड द यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस सो दैट द टोटल कॉस्ट रिमेन्स द सेम। हमसे बोला गया कि रॉ मटेरियल का यूज हमें कितना परसेंट कम कर देना चाहिए ताकि जो हमारा खर्चा है वो अभी भी कितने का है 125 का, खर्चा हमें 125 का ही रखना है। तो देखो भाई, जब हम रॉ मटेरियल कम करेंगे तो रॉ मटेरियल कम करने के साथ साथ उसकी लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेबर कॉस्ट उतनी ही लगेगी जितनी उसका उसके प्रपोर्शन में भाई, जो आपका रॉ मटेरियल है और जो इसका लेबर कॉस्ट है उन दोनों का प्रपोर्शन फिक्स है कि अगर ये 115 है तो इसका 30% लगेगी, अगर ये 100 गया तो इसका 30% लगेगी। तो बेसिकली लेबर कॉस्ट कम होगी तो सॉरी, अगर इसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी तो लेबर कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो आप बोलोगे जी कि 149.5 लग रहा है, हमें इसमें कितने की कमी करनी है, इसमें हमें कमी करनी है 24.5 की, तब जाके 125 बनेगा ही। तो 24.5 की कमी करनी है कितने पे 149.5 पे, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो जब आप इसको करोगे तो 16 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा, और ये हमारे यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कितना 17% जो इसके नियर अबाउट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा 17%। ठीक है भाई, कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है कि यार हम सिर्फ लेबर कॉस्ट को कैसे कम करें, और सॉरी सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कैसे कम करें। तो देखो रॉ मटेरियल की कॉस्ट के साथ साथ लेबर कॉस्ट जुड़ा हुआ है। द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज बाय दिस, द लेबर कॉस्ट विच वाज 20% ऑफ द रॉ मटेरियल कॉस्ट हैज नाउ बिकम 30% ऑफ द रॉ मटेरियल। बाय व्हाट परसेंटेज शुड बी द यूजेज ऑफ द रॉ मटेरियल बी रिड्यूस सो दैट द टोटल कॉस्ट रिमेन्स द सेम। अगर टोटल कॉस्ट सेम रखनी है आपको तो जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी उसके प्रपोर्शन में आपकी लेबर कॉस्ट लगेगी, वो चीज ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा, ए ट्रेडमैन फिक्सेस सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, 135 रुपये उसने लिख लिया। आगे हमसे बोला गया इस सेल्स हाफ द स्टॉक एट द प्राइस, इस पे उसने आधा स्टॉक बेचा, तो इसने आधा स्टॉक बेचा तो उसको आधा पैसा मिलेगा इसका। ठीक है भाई, आगे 1/4 ऑफ इज स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, 135 पे डिस्काउंट दे रहा है 20% का, मतलब इसके 4/5 पे, और कितना बेच रहा है 1/4 इस पे बेच दिया। ठीक है, एंड द रेस्ट एट ए डिस्काउंट ऑफ 35% ऑन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अब बचा कितना, देखो आधा यहाँ बेच दिया, 1/4 यहाँ बेच दिया, तो बचा कितना 1/4, तो 135 पे 35% का डिस्काउंट दोगे तो कितना आएगा भाई 13/20, और इस पे 1/4 ये बेच रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो देखो ये आपका कितना आ गया 67.5, ये आपका आ गया कितना 27 × 135, और ये आपका कितना आ जाएगा भाई 5 से काटोगे तो 4 और 27, 93 13 दूना 26 और 9 आपका हो गया 35/16, 16 दूना 32, 3 1, ये लगभग 2 पॉइंट, अच्छा कितना आएगा हाँ 16 दूना 32, 3 1, 16 एकम 16, 21 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई ये 7 और 1 8, 7 14 15, 6 4 10 और 1 11, ये आपका 115 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, है ना।
और यहाँ पे कुछ हो रहा था 115 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे हमने पूरी कैलकुलेशन नहीं की, तो ये आपका 16.44% इसका आंसर आ जाएगा जब आप इसको पूरी सोल्यूशन करो। क्योंकि वैसे भी देखो 15 से बड़ा ही आएगा, 15 से बड़ा सिर्फ एक ही आंसर हमारा 16.44। तो अगर आप पूरी कैलकुलेशन करोगे नहीं तो भी काम चल जाएगा। लेकिन आपको ऐसे जो ईजी क्वेश्चन होते हैं उनमें कभी भी रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि अगर गलती से यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारा 17.66% होता मान लो, तो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया भाई टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड पी एक्स हैव जीरोज -1 1 एंड -2 1 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज देयर एचसीएफ। देखो एक के जो जीरोज है -1 और 1 है, इसका मतलब जो इक्वेशन बनी होगी वो क्या बनी होगी, x + 1 इंटू एक्स -1 बराबर 0। तब जाके इसकी जो जीरोज है वो ये निकल के आए होंगे, क्योंकि यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी -1, और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी +1। तो इसका मतलब इसके दो जीरो ये रहे होंगे। इन द सेम वे जो दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है उसकी जीरो है -2 एंड 1, तो इसके लिए जो इक्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी भाई, x + 2 रही होगी और x - 1 रही होगी, ये बराबर 0। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो दोनों में कॉमन कौन है भाई, x - 1, तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, x - 1। ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको बताया ये वाली चीज। आप ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 1, प्लस का 1 दोनों में कॉमन है, अगर प्लस का 1 है तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, x - 1, खत्म। बस आपको ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन देखना उसका आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 40 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस होगी 5। Two identical conical holes with a radius of 5 cm and a depth of 20 cm are dug in it. What will be the surface area of the remaining solid? एक हमारे पास ये सिलेंडर हो गया सिलेंडर। इस सिलेंडर में से हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से कोनिकल वो निकाल रहे हैं। इसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर। एक कोनिकल तो हमने इधर से निकाला, एक कोनिकल हमने इधर से, दोनों तरफ से निकाला। इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर। दोनों की हाइट कितनी कितनी, 12 सेंटीमीटर। हमसे बोला गया कि अब जो बचा हुआ हिस्सा है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो देखो ये जो इसका सी एस है बेलन का, ये तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। तो बेलन का सी एस क्या होता है भाई, 2πRh, ये इसका सी एस हो गया, प्लस ये जो हमारे पास सिलेंडर हमने ये कोन हमने काट के निकाला है, तो इस कोन का ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा होगा जो हम टच कर पाएंगे, क्योंकि एरिया हमें किस पार्ट का निकालना है, जो हम टच करते हैं। तो इसका इस वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, πRl। इन द सेम वे ये नीचे वाला पार्ट इसका भी क्या हो जाएगा, πRl। क्या हो जाएगा भाई, πRl, ये हो जाएगा। अब जब हम इसको करेंगे तो एक चीज बताओ मेरे को कि भाई यहाँ से हमें सबसे पहले क्या निकालनी, एल निकालनी। एल हमारे पास है नहीं। देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 12 सेंटीमीटर हाइट है, तो इसकी जो एल होगी वो कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। सीधा सीधा 5 12 13 का आपका ट्रिपलेट बन रहा है। तो इसकी एल कितनी होगी, 13। पाई से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि पाई तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आर एच, इसकी रेडियस कितनी है 5, हाइट कितनी है 40, तो 5 चौक 20, सॉरी 2πh ना, हाँ इंटू 2, तो 400। तो ये हो गया हमारा आर एल। आर कितनी है भाई 13, सॉरी आर है 5 और ये 13 है, तो 13 पंजे 65, और 65 ही यहाँ पे 65 का 2 गुना 130, तो 400 और 130 कितना हो गया भाई 530 पाई। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 530। देखो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि भाई इसमें जब आप टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो कि ये वाला पार्ट भी काउंट होगा क्या, भाई नहीं होगा ये वाला पार्ट। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट तो बाहर निकाल चुके हो आप। जो आप हिस्सा इसका सरफेस का टच कर सकते हो, इधर तो ये वाला बचेगा और इधर ये वाला बचेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना पूरा, ये तो आप काट के बाहर निकाल चुके हो। जो हमारे पास सरफेस बचेगी वो ये वाली बचेगी बस, तो हमें πRl लेना है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं भाई ये वाला। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत लंबे और वैसे होते हैं, लेकिन जब अगर आपको इनकी समझ हो तो आपको कुछ लिखना ही नहीं होता है। इसमें हमसे बोला गया ए हैज 2 ग्रैंडसन्स पी एंड क्यू। ठीक है भाई, 2 ग्रैंडसन है, पी है और एक क्यू है। 16-year-old P gets some money from A's property and 17-year-old Q gets the remaining money. P और Q, P 16 साल का, एक 17 साल का है। But P and Q will get this money only when they turn 25-year-old. Until then, their money is deposited in a bank which is earning interest at a compound interest rate of 5%. कितना इंटरेस्ट रेट है, 5%। 16 और 17 का डिफरेंस कितना है, 1। तो 20% का मतलब क्या हो गया भाई, 21/20। अब 21/20 में जो छोटा है उसको छोटा हिस्सा मिलता है, ध्यान रखो हमेशा। बड़े वाले को बड़ा हिस्सा मिलता है। बेसिक तो आप सबको पता ही होगा, तो मैं बेसिक पे जा नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है ये वाला। आगे हमसे बोला गया व्हेन बोथ
of them turn 25 they get an equal amount if age total amount was ₹10 how much money did A give to P initial। अब देखो ए का टोटल अमाउंट इतना है, ए का टोटल अमाउंट इन दोनों को मिला के कितना होगा भाई 41। 41 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 503685। हमें वैल्यू कितने की निकालनी है ए की, अच्छा पी को कितना मिला 20 की वैल्यू निकालनी। अब यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सी चैलेंजिंग है, क्यों? क्योंकि देखो जब मैं इसको सोल्व करूंगा, मैं फर्स्ट टाइम देखूंगा कि ये 4 और 6 और 3 9 का मल्टीपल है, 5 5 10 और 8 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल देखता हूँ तो ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है। मेरे को पता है लास्ट में 2 जीरो आएंगे, क्यों? एक जीरो तो ये है और एक इसका 5 और 2 गुणाओं की जीरो बनाएगा, तो 2 जीरो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। ठीक है, जब मैं यूनिट डिजिट देखने जाऊंगा तो इसका भी यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, इसका भी यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, तो हमारा खेल खत्म हो गया कि जो ऑप्शन हो गए इन दोनों में से होंगे, तो हम ऑप्शन से तो कर नहीं सकते। अगर आपको कैलकुलेशन करने में कभी दिक्कत आ जाए एग्जाम में, तो फिर भी आप इन दो ऑप्शन में से एक लगा सकते हो जब आपके पास टाइम नहीं तो आपको पूरा सोल्व ही करना है। देखो सोल्व करने में ज़्यादा कुछ है नहीं है, जीरो, ये आपका 5 दूना 10, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 5 दूनी का 10, ये बन जाएगा हमारा। इसमें 41 का भाग देना, 41 दूना 82 हमारा आ गया। हमारा बचा कितना 16 7, 4 चौको 16, ये पता ना, सॉरी 18 7, 41 दूना 82 18 7 187, तो 4 बार इसमें भाग जाएगा ना। हाँ, तो भाई जो हमारा 2 4 ए की ऑप्शन में डी, हम सीधा सीधा लगा देंगे, पूरी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत है नहीं, और बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना तो फंस जाओगे। इतना इजी क्वेश्चन है, मेन चीज़ बस इसमें ये थोड़ी सी कैलकुलेशन की थी, और ज़्यादा भी कोई बहुत बड़ी, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन आपके एग्जाम के हिसाब से ना। अगला क्वेश्चन है ये वाला। इस वाले क्वेश्चन में हमसे बोला गया दी गई आकृति में एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, 4 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो और त्रिभुज में अंकित है, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी? एक ये वाला सर्कल है, एक ये वाला सर्कल है। अब देखो बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो जब एक समबाहु त्रिभुज में एक सर्कल होता है तो इन सर्कल होता है, और इन रेडियस क्या होती है a/2√3। a/2√3 कितनी दे रखी है 24 12 सेंटीमीटर। हमें a की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी भाई 24√3। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24√3। ये वाली चीजें बस सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दे रखी है। आपको ये चीज ध्यान रखनी कि अगर कभी भी ऐसा होता है तो जो ये सर्कल होते हैं ना, ये हमेशा इनकी जो रेडियस होती है किसमें होती है जीपी में, किसमें होती है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, गुणोत्तर श्रेणी में होती है। ध्यान रखने की चीज ये वाली, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ फंसने का था ही नहीं, बस क्वेश्चन में एक और ये एक्स्ट्रा बनाया सर्कल और आपका माइंड विचलित हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है A pyramid has a square base whose side is 8 cm. If the height of a pyramid is 16 cm, then what is the total surface area of the pyramid? देखो बहुत सारे बच्चों को प्रिज्म पिरामिड को लेके बहुत दिक्कत होती है, भाई इतना कुछ है नहीं। आप अगर प्रिज्म पिरामिड का दिमाग में प्रैक्टिकली इमेजिन कर लोगे तो कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत ईजी चीज़ है। आपको बेस दे रखा है क्या, ए स्क्वायर बेस है, साइड इसकी कितनी है भाई 8 सेंटीमीटर साइड है, ठीक है। अब आपको पिरामिड बनाना है तो आपको पता है पिरामिड का मतलब क्या होगा कि ये सब साइडें ऊपर जाके इस तरीके से मिल जाएगी, आपका पिरामिड बन गया टॉप पे, ठीक है, पिरामिड बन गया। अब पिरामिड का जो CS है, टोटल सरफेस एरिया होता है, वो क्या होता है पिरामिड का, एक तो बेस एरिया, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा भाई 8 का स्क्वायर बेस एरिया, प्लस ये जो आपकी 4 इस तरीके से ट्राइंगल बनेंगे, इन चारों ट्राइंगल का एरिया। तो एक ट्राइंगल का एरिया क्या होगा भाई बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा तो 1/2, बेस आपका 8 है और हाइट आपको निकालनी। अब देखो यहाँ पे जो हाइट है वो कौन सी हाइट होगी, इसकी हाइट होगी स्लैंट हाइट। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये वाली चीज है, ये हो गया ये हो गया, अब इसकी ये वाली हाइट स्लैंट हाइट है क्या, नहीं भाई ये तो आपका स्लैंट एज है, ये क्या आपका, ये तो स्लैंट एज है। जो स्लैंट हाइट होगी वो क्या होगी, यहाँ से और इसको मिलाने वाली हाइट क्या होगी स्लैंट हाइट। अब यहाँ से 3D में मिला रहा हूँ भाई मैं, ये आप इसमें यहाँ पे ऐसे इमेज मत कर लेना, 3D में मिला रहा हूँ। जब मैं 3D में इसको मिलाऊंगा तो देखो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई, ये तो मेरी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस हो हमारी कितनी हो जाएगी भाई 8 है, तो इसका आधा 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ से जो इसमें इस तरीके से इसकी एक कुछ हाइट होगी ना भाई, ये हाइट हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पे ये वाली चीज़ निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो ये कितनी हो जाएगी 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो जो इसकी स्लैंट हाइट है वो बनेगी 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट। 16 का स्क्वायर, क्योंकि भाई बेसिकली यहाँ पे आपका इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा, ये आपकी 8 सेंटीमीटर है और ये आपकी 16 सेंटीमीटर, सॉरी 8 नहीं 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 तो पूरी साइड है, ये हम आधी लेंगे, यहाँ तक की लेंगे ना, तो 4 सेंटीमीटर होगी। और ये वाली हमें निकालनी है, तो 16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, और 4 चौको 16, ये बना हमारा 272, तो अंडर रूट 272, और इसमें 17 का भाग देंगे, 17 एकम 17, 17 6 102, तो ये बेसिकली क्या बना है 4√17 है,
तो इसकी स्लैंट हाइट क्या होगी 4√17, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा भाई 64 प्लस 4 इंटू 4√17, 4 चौको 16√17। एक मिनट, अच्छा इसको 4 से मल्टीप्लाई और करेंगे ना भैया, ऐसी 4 हमारे पास होंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौको 64, तो 64 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, √1 प्लस √17 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 64 प्लस 1 प्लस √17, ये √17 है भाई हमारा ना, क्योंकि 4√17 क्या हो गया 4√17 इसकी हाइट स्लैंट हाइट आ गई। तो एक का एरिया क्या हुआ, एक जो हम ट्राइंगल बना रहे हैं ये वाला, इसका एरिया होगा 1/2 बेस हो गया इसका कितना 8 इंटू इसकी जो स्लैंट हाइट थी वो कितनी आई हमारी 4√17, और इसको हमने 4 से और मल्टीप्लाई क्यों किया क्योंकि ऐसे हमारे पास 4 सरफेस है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 64 1 प्लस √17। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, बहुत ईजी। अगर आपको इसकी समझ है ना तो मुश्किल से आप इसको 1 मिनट के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में कर दोगे, अगर समझ नहीं है तो आप इसको कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, चलो ठीक है भाई खत्म हो गया हमारे ये वाला पेपर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम 26 नंबर जो पेपर डिस्कस करेंगे वहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि कुछ नई चीजें आपके लिए ऐड ऑन करूँ जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी।